नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले जो खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ, बड़ी चर्चा, वो ये कि एक बार फिर से अपने बड़बोले बयान पर राहुल गांधी घिर गए हैं। वैसे तो कई बार ऐसा हुआ है, चाहे आप चौकीदार चोर वाला देख लीजिए, या फिर रफाल को लेकर देख लीजिए, या फिर वीर सावरकर को लेकर देख लीजिए। लेकिन इस बार जो मामला है, इस बार मामला है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे कार्तिकेय को लेकर एक बयान दिया, जिसको लेकर के विवादों में एक बार फिर से राहुल गांधी गिर गए हैं। क्या है वो बयान, उसकी सच्चाई क्या है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, इस पर बड़ी चर्चा करेंगे, खास चर्चा। इसके बाद बात करेंगे कि कर्नाटक में जो जमीन की लूट का मामला आया है और इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। चर्चा तो इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की भी हो रही है और उनके परिवार की। सिद्धारमैया के बारे में तो, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में तो आपने वो रिपोर्ट कई बार देखी होगी, कई बार हमने उस पर प्रोग्राम भी किया है, उसकी बात करेंगे। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए, वो ये कि पासपोर्ट अगर आपके पास है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास हुआ करता है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वो सिर्फ विदेश यात्रा के लिए सरकार ने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है। ये एक बार फिर से सरकार ने साफ किया, अदालतें पहले भी ये साफ कर चुकी हैं। लेकिन जब सरकार ने इसको साफ किया तो सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ गई है। इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बैक टू बैक 2 विनाशकारी भूकंप से दहला वेनेजुएला, 32 लोगों की मौत, 700 से भी ज्यादा घायल। पीएम मोदी ने भूकंप से हुई तबाही पर जताया दुख। भारत ने हर संभव सहायता का दिया भरोसा। कोलकाता में तारातला हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर पहुंची 9। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद की घोषणा। मुख्यमंत्री ने दी जानकारी, रेस्क्यू जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर कहा, आपातकाल संविधान पर था सीधा आघात। पीएम मोदी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय के खिलाफ बयान देना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को महंगा पड़ा। राहुल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लिखित आवेदन देकर बयान पर जताया खेद। वाराणसी से शुरू हुई देश की पहली हब एंड स्पोक विमान सेवा। विदेश यात्रा होगी आसान, पर्यटन और तीर्थाटन को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने विमान सेवा का किया शुभारंभ। और भारत की अध्यक्षता में आज से गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने पर मंथन। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं, एजेंडों पर करते हैं बात। और आज सबसे पहला जो एजेंडा जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर आज हमारी बड़ी बहस भी है, वो एजेंडा यही है कि एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सांसद और नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, वो एक बार फिर से अपने बड़बोले बयान पर घिर गए। क्योंकि राहुल गांधी की जो खेद वाली सियासत है वो एक बार फिर से सामने आई है। क्योंकि अदालत में जब शिकंजा कसता है तो खेद तो जताना पड़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरोप लगाने में मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर उनके आरोपों को लेकर कई दिनों तक चर्चा भी होती है, लेकिन अक्सर उनके आरोपों में जमीनी सच्चाई का सरोकार नहीं हुआ करता है। ऐसा ही एक मामला और आया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय से जुड़े मानहानि के एक मामले में बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट में उन्होंने लिखित में अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। खेद व्यक्त करना पड़ा, वो भी लिखित में। हाईकोर्ट ने उनके खेद संबंधी आवेदन पर आज सुनवाई भी निर्धारित की है और प्रतिवादी पक्ष से जवाब मांगा है। और राहुल गांधी के बयानों को याद कीजिए, गांधी कभी माफी नहीं मांगता, मैं गांधी हूं। इस वाले बयान पर राहुल गांधी इससे पहले भी लेकिन कई मामले में खेद जता चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के चुनावी सभाओं में
उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए थे और झाबुआ में आयोजित एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान, जो शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं, उनका नाम लिया था। पनामा पेपर्स दुनिया भर में चर्चित वो खुलासा था जिसमें कई देशों के प्रभावशाली लोगों से जुड़े वित्तीय दस्तावेज सामने आए थे। राजनीतिक मंचों पर इस मुद्दे का खूब इस्तेमाल भी हुआ। शिवराज सिंह परिवार पर यह कांग्रेस के नेता का बड़ा हमला था। कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर आघात माना। उनका कहना था कि जिस प्रकार से उनका नाम सार्वजनिक मंच से लिया गया, उससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। उन्होंने भोपाल की सांसद विधायक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर कर दिया था। तो परिवाद पर सुनवाई के बाद निचली अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। इसी क्रम में बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने अदालत के समक्ष लिखित रूप से खेद प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान के संबंध में नहीं था और यदि किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हुई है तो उस पर खेद व्यक्त किया जाता है। राफेल मामले में चौकीदार चोर है जैसा उल्लेख किया, उस पर राहुल गांधी ने ऐसी खेद वाली दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पहले दी ही थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस खेद मामले में आज शिवराज सिंह के बेटे अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ गांधी उपनाम लगाने से क्या किसी व्यक्ति को यह छूट मिल जाती है क्या कि वो जब चाहे किसी पर गंभीर आरोप लगा दे और उसके बाद निकल ले। अब सवाल यह है कि प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर सरकार की आलोचना करना तो उनका हक है, लेकिन बिना ठोस सबूत के किसी संवैधानिक संस्था पर और व्यक्ति पर आरोप लगाना, क्या खेद से मामला यह खत्म हो जाता है क्या? तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निश्चित रूप से जिस तरह से वहां लिखित तौर पर खेद व्यक्त करना पड़ा, इस पर भाजपा हमलावर है। तो भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व सांसद और नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। रविशंकर प्रसाद की यह प्रतिक्रिया आज जो संविधान हत्या दिवस है, क्योंकि आज 25 जून है। 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। आज उसी को याद करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता संविधान हत्या दिवस यानी इमरजेंसी जो लगाई थी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन जो राहुल गांधी वाला मामला है, जो जबलपुर हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ है, उस मामले में भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एलओपी का इस तरह से कहा, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दिया। राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, नॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए आरोप लगाना, हिट एंड रन करके भाग जाना, ये उनकी फितरत बन चुकी है। अब जो आरोप उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान पे लगाए, हाईकोर्ट में जाके उन्होंने माफी मांगी, रिग्रेट कर दिया कि मैंने गलत आरोप लगाया पनामा पेपर्स का। इसी प्रकार से उन्होंने सावरकर जी के विषय में अनाप शनाप बोला, कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। आरएसएस के विषय में अनाप शनाप बोला, कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। रफाल पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक किया। भारत की सेना के बारे में झूठ फैलाया और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने चेस्टाइज किया, कहा कि कोई भारतीय ऐसे बात नहीं करता। तो ये इस मामले पर किस तरह से राहुल गांधी घिर गए हैं एक बार फिर से, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मामले पर राहुल गांधी एक बार फिर से घिर चुके हैं। और आज जो हमारी बड़ी चर्चा है वो इसी मुद्दे पर है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार इस तरह का बयान दे करके निकल जाते हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषभ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ चुके हैं। फिलहाल अजय वर्मा जी हमें दिख तो नहीं रहे हैं, शायद आगे चलकर जुड़ेंगे। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर इस बहस में हमारे साथ। विनोद जी, जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, ये कोई पहला मामला तो है नहीं, एक तो ये बात,
दूसरी तरफ वचनम किम दरिद्रता, जब बात करनी हो तो बोलने वक्त ये बोल दिया जाता है कि भाई गांधी सरनेम है मेरा, मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ। वचनम किम दरिद्रता, बड़ी बड़ी बातें बोल दीजिए, जब बात आई चौकीदार चोर वाला मामला हो या कुछ और मामला हो, उसको लेकर के माफ़ी मांग ली। और एक बार फिर से वो जबलपुर हाईकोर्ट का यही मामला है। पता नहीं इस तरह के, इस चीज़ के लिए तो पहले अरविंद केजरीवाल जी को जाना जाता था कि भाई लिखित में माफ़ी मांगते हैं, सारे केंद्रीय मंत्रियों पहले आरोप लगाते हैं, हिट एंड रन, और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं। राहुल गांधी जी भी उस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। लालजी, अगर आप ही के सवाल पे आऊं तो पिछले एक दशक से भारत की राजनीति में ये जो आरोप लगाना और आरोप लगा के निकल लेना, ये जो प्रवृत्ति हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और केजरीवाल में एक तरह का कंपटीशन अब इस बात को लेके है कि ये आखिर माफी वीर कौन है। ये माफी वीर के नंबर में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं या केजरीवाल आगे चल रहे हैं। आप किसी पे आरोप लगाते हैं और जब आपके इस आरोप पे आप देखते हैं कि कभी आपके मुंबई के किसी कोर्ट में, कभी आपको गुजरात के किसी कोर्ट में, कभी आपको बिहार के किसी कोर्ट में, कभी आपको यूपी के किसी कोर्ट में जब आप पर मानहानि का मुकदमा होता है, तो आप इस तरह की चीजों को लेके सामने में आते हैं। ये शिवराज सिंह का जो मामला है 2018 का मामला है, जिसमें मध्य प्रदेश के उस चुनावी सभा में बोलते हुए उन्होंने सीधे पनामा पेपर्स को लेके शिवराज सिंह के परिवार और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान पे सीधा आरोप लगाया कि पनामा पेपर्स में उनका भी नाम है, उस लीक में उनका भी उन्होंने खुलासा किया। तो एक जिम्मेदार नेता के रूप में जब आप ये आरोप लगाते हैं, चलिए पार्लियामेंट के अंदर तो लोकसभा में आपका एक प्रिविलेज है, आप कुछ आरोप लगाते हैं लीडरों पे, लेकिन जब आप सार्वजनिक जगह पे जाते हैं और किसी के बच्चे पे आप इस तरह के आरोप लगा के आप चाहते हैं कि इलेक्शन में इस चीज पे हम ताली बटोर ले, और बाद में जब आपको इस बात के लिए कहा जाता है, प्रूफ देने की बात कही जाती है, तो लास्टली आपके वकील वहां खेद जताने पहुंचते हैं। ये सारी चीज जब आप देखते हैं कि इस राजनीति में अगर आप देखें तो राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं कि मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं। गांधी कभी माफी नहीं मांगता। और ये गांधी कभी माफी नहीं मांगता। वो सुप्रीम कोर्ट से लेके आरएसएस के मामले में भी उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने राफेल के मामले में भी माफी मांगी, उन्होंने गुजरात में भी माफी मांगी। तो ये जो माफी का उनका सिलसिला है, वो मुझे लगता है कभी कभी ये केजरीवाल को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, नाम लिया कि कहीं आगे निकल जाएंगे। और कम से कम राहुल गांधी एज ए प्रतिपक्ष के, एज ए पोजीशन लीडर, उनको कम से कम ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि लोगों में इस तरह की बातें करने से एक ये मन में तो होता है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है लगातार, और एक बात ये भी बिल्कुल साफ है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी की क्या जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र में, ये हम सब जानते हैं। ऋषभ जी के पास चलते हैं। ऋषभ जी बताइए, जिस तरह से ये पूरा मामला है, राजनीति में कई बार ऋषभ जी इस तरह का हिट एंड रन हो जाता है, लेकिन आप लोग तो अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल अदालत में पकड़ने का काम कर रहे हैं। ऋषभ जी, आपकी पार्टी इस तरह से पकड़ने का काम कर रही है। पहले जैसा कि विनोद जी ने बताया कि पहले अरविंद केजरीवाल जी को कई बार माफी मांगनी पड़ी अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से, और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी ये कई बार खेद प्रकट करना पड़ रहा है, माफी मांगनी पड़ रही है, ये कहने के बावजूद कि मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, मैं किसी भी तरह से माफी नहीं मांग सकता। लेकिन उसके बावजूद मतलब आप लोग जिसे कहते हैं ना लेट इट बी, उस वाले मोड में नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर किसी ने बोला है तो उसको पकड़ना है अदालत में कानूनी तौर पर। ऋषभ जी। सर, सर्वप्रथम मैं आपके सामने एक वक्तव्य को रखना चाहूंगा। जरूर। पूरे विश्व में भारत की मजबूत लोकतंत्र को दर्शाता हुआ जो भारत था, उसको कलंकित करता हुआ जो आपातकाल आया और जिसने संविधान की पूर्ण रूप से गला घोटने का काम किया, उस गला घोटने में एक भुक्तभोगी मेरा भी परिवार रहा। मेरे पिताजी 9 महीने जेल में रहे जेपी आंदोलन में। उस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग जो है, उनको मैं सुना देता हूं कि सबसे पहले जो जिनका देहांत हुआ उस दरमियान उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कष्ट सहा उनको नमन करता हूं। अब आता हूं जो अपने आप को इस देश के युवराज समझते थे और जो ये सोचते हैं कि मैं राजा हरिश्चंद्र का नया नमूना अवतारित हुआ हूं, और राजा हरिश्चंद्र के बाद जो मैं पूर्ण जन्म लेके मैं पैदा हुआ हूं भारत में, वो ढकोसलेबाज जो सो कॉल्ड नेता घूम रहे हैं, उनके वक्तव्य पे मैं आता हूं। कई बार देश के सामने आना, झूठ फैलाना, झूठे एजेंडे चलाना और जाके हाथ जोड़ के माई बाप माफ कर दो, माई बाप
माँ बाप मुझे माफ कर दो कह के माफी मांगना और अपने आप को कहना कॉलर ऊंचा करके कि मैं गांधी हूं। अरे एक गांधी वो थे जिन्होंने अपने आप को त्याग करके देश के लिए शहीद हुए, कुर्बानी दी, और एक ये गांधी हैं जो टाइटिल जोड़कर टैलेंट के बजाय टाइटिल के नाम का खाना चाहते हैं। तो भैया एक टाइटिल के नाम का कितने दिन खाओगे? पॉइंट वन। दूसरी बात, एपीजे अब्दुल कलाम जी महान वैज्ञानिक निकले जी। कलाम नाम रख के किसी का सर कलम करोगे और कलाम का वो सम्मान पाना चाहोगे तो ये कतई नहीं हो सकता। राम नाम रख के मुंह बगल में छुरी रखोगे, प्रभु श्री राम का सम्मान पाना चाहोगे, कतई नहीं हो सकता। ये बात राहुल गांधी जी को समझना होगा कि उनकी ढकोसलेबाजी की राजनीति, प्रोपेगेंडा की राजनीति, बचकानी हरकतें से ऊपर उठ जाए, वरना उनके पार्टी में कार्यकर्ता उनको सीरियस लेना आप छोड़ दिए। देश को बहुत पहले छोड़ दिया था, पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, लेना सीरियस छोड़ दिए। पार्टी के एक नेता, पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत अजय जी। जी ये बात, नमस्ते। ये बात हो रही है कि भाई बार बार खेद प्रकट करना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है। एक तरफ ये दावा कि मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगता, मैं, मेरा सरनेम गांधी है, और दूसरी तरफ अजय जी अभी ये जबलपुर हाईकोर्ट का ताज़ा मामला और इसके पहले मामलों को अगर जोड़ लीजिए, 2019 में चौकीदार चोर है वाला मामला, और भी कई इस तरह के मामले, कभी सावरकर वाले बयान पर, कभी किसी और वाले बयान पर, लगातार अगर ये तो फिर कथनी और करनी में अंतर हो गया। फिर ये बात हो गई वज्रम किम दरिद्रता, और ये दिखाई पड़ रहा है लोगों को कि राहुल गांधी जी का नाम में सरनेम गांधी तो है, लेकिन माफी भी मांगते हैं, खेद भी प्रकट करते हैं। अजय जी। लालचंद जी, पॉलिटिक्स, वार और लब में कोई चीज स्थिर नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। और परिवर्तन ओके। अभी एक भाजपा के नेता, प्रवक्ता, यानी एक वो पुरानी सीडी ले आते हैं हर वक्त के लिए। आपातकाल की जहां तक मैं बात करूं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थी, वो कोई प्राइवेट नहीं थी, इंदिरा गांधी उनका व्यक्तिगत नाम था। मॉल घोंची नहीं थी वो, मॉल घोंची, वो चाय नहीं बेचती थी उस स्टेशन पर, वो जो स्टेशन कभी बना ही नहीं। मॉल घोंची जब मोदी हो जाते हैं तो देश बदल जाता है अपने आप ही, जाति परिवर्तन कर कर। तो उनको वक्त की जरूरत थी उस वक्त, आपातकाल तो जरूरत थी, लगा दिया गया वक्त की जरूरत। लेकिन हम ये नहीं करते कि 2024 आ रहा हूँ ऋषभ जी, आ रहा हूँ ऋषभ जी, आ रहा हूँ ऋषभ जी, आ रहा हूँ। अजय जी खुद ही कह रहे हैं, अजय जी खुद ही कह रहे हैं कि बदलता रहता है, बदलता रहता है, तो स्टाइल भी बदलता रहता है। सुन लीजिए, मैंने सुना था, साहब सुना था, अगर सुनना है तो सुनना होगा, नहीं तो बंद। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप ही को सुन रहे हैं। नहीं, उछले ना, पॉपकॉर्न ना बने, ठीक है। तो जो 2014 से अघोषित आपातकाल और अघोषित कर्फ्यू हिंदुस्तान में इस देश के युवाओं पर, देश के व्यापारियों पर, किसानों पर, महिलाओं पर, छोटे व्यापारियों पर, देश के छात्रों पर हत्या करने को मजबूर हो रहे नीट के छात्र, और ये बेशरम सरकार के बेशरम लोग, बेशरम मंत्री इस्तीफा तक नहीं दे रहे, लोग मर रहे, आत्महत्या कर रहे हैं और पेपर लीक करा रहे। और हद तो जब हो गई जब भगवान श्री राम की उंगली पकड़ के हम राम, जो राम को लाए मुनि को लाएंगे। ये चंदा चोरों की पार्टी, ये राम को नहीं छोड़ रहे तो और खुद भगवान बन गए। मैं नॉन बायोलॉजी सब कुछ बोलेंगे। नहीं, मुद्दे पर एक लाइन बोला था विनोद जी, मुद्दे पर एक लाइन बोला था कि बदलती रहती है राजनीति, अपनी सुविधा के मुताबिक हम ये करेंगे। अजय जी, हम लोग माफी नहीं मांगते। सुनिए, कोई, मैं यही कह रहा हूँ, ये चुनावी मंच से, देखिए ये चुनावी मंच का तो ये है नहीं अखाड़ा, जो आपके मन में आया और जो मन में आया बोल दिया। अरे आप मुद्दे पे आइए ना, आपको, आप सम्मानित गेस्ट हैं, अजय जी, आप हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, आपको हम मुद्दे पे बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी का ये माफी आज का जबलपुर हाईकोर्ट, ये इस मुद्दे पे आप बोल ले रहे हैं, इमरजेंसी पे बोलने के लिए तो अभी भूमिका में, अभी आपको बीजेपी प्रवक्ता ने बताया नहीं विनोद जी, उसमें भी इमरजेंसी पे क्या बोल रहे, कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल 2014 से है। उन्होंने इमरजेंसी को बोला कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी तब लगाया कि समय की मांग थी, मतलब जेपी को जेल में भेजना है, ये समय की मांग थी, मतलब उस दिन अखबार नहीं निकलेगा, ये समय की मांग थी, मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ये समय की मांग थी। अरे भाई साहब, ऐसी राजनीति तो आप ही कर सकते हैं। आप पहले इस मुद्दे पे तो आइए, बाकी चीजें प्रवक्ता तो आपका बीजेपी के देंगे ही जवाब। जब आपका माइक रुक जाए तो तब मैं बोलूंगा, जब आपका माइक रुक जाए तो आप हमने गेस्ट बुलाया है सर,
आप हमें अजय सर, अजय स्पीच सर, सुना रहे हैं। आपका माइक लगातार ऑन है, आप मुद्दे पर बोलिए सर। बोलिए ना, आप नहीं, स्पीच मेरी- कीजिए ना मेरी जबलपुर सुन हाई कोर्ट लीजिए, पे लालचंद जी, राहुल गांधी के sorry माफी to पे। say। आप बोलिए कि राहुल गांधी लालचंद जी माफी नहीं sorry मांगता to इस पे। say, लालचंद जी सॉरी टू से कि आप इस डिबेट के एंकर हैं, ये एंकर हैं, ये होंगे देश के प्रधानमंत्री। नहीं, 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 टीवी पर इससे काम नहीं गेस्ट बने हुए चलेगा। हैं। नहीं, वो हम हमारे आपके स्पीच सुनने के लिए अजय नहीं जी, बैठे। अजय जी, वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मुद्दे पर बात कर लेते हैं। जवाब देखिए राहुल जी, लालचंद जी, इस लोकतंत्र में मैं आपके जवाब तो दे सकता हूं, उनके सुन सकता हूं, मैं बाध्य नहीं हूं मैं उनका जवाब दूं या ना दूं। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे ही सवाल का जवाब दीजिए ना, देता है। मेरे ही सवाल का जवाब फ्रीडम ऑफ दीजिए सर। स्पीच मुझे भारत का संविधान देता है, गॉडसे का संविधान नहीं देता, जिसका ये पालन करते हैं। गॉडसे का कोई मैं भारत संविधान का ही नहीं है। संविधान मानता हूं। नहीं, सर, गॉडसे मैं का बता कहाँ रहा हूं, संविधान है? सुन ये लीजिए। इससे बात करने से बाबा बात साहब नहीं अम्बेडकर के बनेगी। संविधान पर ही बात कर लेते हैं ना। आपको लॉजिक के साथ बोलना पड़ेगा राहुल गांधी की माफी पे। लालचंद जी आ रहा हूं, ऋषभ जी आ रहा हूं। 2014 में लालचंद जी 2014 में गुजरात से एक वास्को डिगामा साहब आए जिन्होंने भारत की खोज की। उससे पहले फिर ना संविधान था, ना फिर भारत आप था, इधर ना उधर रेल दाएं थी, बाएं हो रहे ना हैं मंद जेल थी, बुद्धि ना मेल एकदम था, ना दाएं बाएं हो रहे हैं सर, मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे पर स्ट्रेट बात कीजिए सर, मुद्दे पर। चैनल थे। ऋषभ जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात है कंगना रनौत ने कही है कि भारत ऋषभ जी आजाद देखिए मोदी देखिए ने आप कराया ऋषभ था, जी माथा पकड़ रहे हैं, ऋषभ जी को सरदर्द हो गया ये पता नहीं क्या क्या पकड़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। इधर। इनका तो नहीं, आपने एजेंडा बहुत है, ज्यादा जिन्हें घुमा बच्चा दिया ना, करना है। इसीलिए शायद। ऋषभ जी बोलिए। नहीं, चंदा भाई चोरी साहब, में नहीं मैं- पकड़ेंगे। सुन लीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, राहुल जी की बात सुन लीजिए, मैं फाइनल कर दूं 10 सेकंड। कर दीजिए। व्यापम घोटाले में जिन लोगों के 50-100 से ज्यादा लोग, 150 से ज्यादा लोग भरे। नहीं, ये व्यापम वो वाला घोटाले मामला के नहीं वो था सर। आरोपी- सर सुन लीजिए सर, मैं कह रहा हूँ। नहीं, सर, मैं ये नहीं वाला कह रहा वो मामला नहीं था जिसमें कार्तिकेय पर आरोप लगाया था। मुझे पता है उनके लड़के का मामला 18 जी। का। आप जो बताइए, व्यापम घोटाले के वो आरोपी जिन्होंने देश में कई हत्याओं करके लोग उनके ऊपर आरोप लगे हो, वो सवाल ना पूछे जो राहुल जी ने कह दिया। जो सर, अगर खेद प्रकट कर मैं दिया, कह रहा हूं कि तो अभी हम ना खाद घोटाले की बात कर रहे हैं, ना चारा नहीं। घोटाले की, ना व्यापम की, ना किसी और की, ठीक है, न जीप घोटाले की। रणनीति हमारी अभी है, हम बात कर रहे हैं जिस रणनीति मुद्दे पर कांग्रेस कि की कार्तिकेय पर आरोप लगाया था, उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया और वहां माफी मांगनी पड़ी, खेद प्रकट करना पड़ा। कांग्रेस की है, रणनीति हमारी है। हम तय करेंगे कब आरोप लगाए, कब माफी मांगे। आप ठीक, तय नहीं करेंगे। ये बात हुई कि ये हमारी रणनीति है कि कब आरोप लगाएंगे, कब माफी भी मांगेंगे और कब ये भी बस। कहेंगे कि गांधी सरनेम है लेकिन माफी हम नहीं मांगते। बस, ऋषभ जी आप देखिए, खत्म कर दी ऋषभ मैंने जी का सारा माथा सरदर्द जो है वो दूर हो गया, बिल्कुल खिलखिला के हंस पड़े आपकी इस बात पर। आप अब अपनी रसीद और कैसेट जो लाए तो सुनवा दीजिए इनसे। नहीं सर, सच में ऋषभ जी का मूड बदल गया। अभी माथा पकड़ रहे थे सरदर्द की वजह से, अभी खिलखिला के हंस पड़े। ऋषभ जी को बोलने दीजिए अब थोड़ा। माथा पकड़ेंगे, अभी तो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे भैया, अभी इसका कुछ भरोसा ठीक है, अब अपने सहयोगी ऋषभ जी को थोड़ा बोलने दीजिए। ऋषभ जी सर, बहुत विनम्रता से सुनाऊं, उम्मीद करूंगा दूसरा कोई ना फड़फड़ाए। अभी ये कह रहे हमारी मर्जी, बेशक इनकी मर्जी है कब हम थूक कर चाट लें, इनकी मर्जी है कब हम केवल चाटुकोरिता करें, इनकी मर्जी है कि मेरा राजशाही था ना, बपौती जागीर था भारत इनका, तो हम कुछ भी बोल दे। ये जो बपौती जागीर की 2014 के बाद मनसा को जो धराशायी किया गया है, इसलिए ये रक्त चरित की राजनीति करके खूनी पॉपकॉर्न जो देश में फेंकते थे, उनकी बोलती बंद होनी शुरू हुई है। पॉइंट वन, समय की डिमांड, ऋषभ जी प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा। हाँ, मैं आपसे भी वही अपील करूंगा कि मुद्दे पर रहिए। सर, मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्या है समय की डिमांड? आपातकाल ये जो कह रहे हैं ना, समय की डिमांड थी, क्या थी समय की डिमांड? एक उन्होंने बच्चा जो स्वीकार कर बोर्ड तो का लिया एग्जाम कि देने जा रणनीति रहा है, उसको आप कभी एग्जाम माफी देने मांगेंगे, नहीं दे रहे कभी हैं, आरोप वो समय की लगाएंगे। डिमांड थी। नहीं, मैं प्लीज कंप्लीट कर दे रहा हूं क्योंकि डिबेट के बीच का विषय आया था। जी। राजनाथ सिंह जी की मां के देहांत में जाने नहीं दिए, समय की डिमांड थी। अरे सत्ता सुख जा रहा था और सत्ता की मलाई नहीं खा पा रहे थे, वो समय की डिमांड थी। अब आते हैं आपके जो ये माफी वीर जो है ना, ये माफी वीर, ये माफी वीरों पे मैं आता हूँ। आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं, जवाब दीजिए। ये जो माफी वीर है ना, इनके चरित्र में बस चुका है कि गुमराह करो और गुमराह करके निकल जाओ। इनका वही हाल है। आज विषय है कि राहुल गांधी जी चरण छूकर माई बाप करके माफी मांगकर जो यही बात तो ऋषभ जी मैंने आपको पूछा था, जब आप लोग भी एकदम कानूनी तौर पर पकड़ लेते हैं। थैया करना है, प्लीज सर कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। इनकी समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो घिसा पिटा एक कैसेट चलाना शुरू करेंगे। भाई साहब, जब तक अंतिम सांस रहेगा तब तक देश के कलंकित आपातकाल का हम लोग गाथा गाते रहेंगे और अपने आने वाले जनरेशन को याद दिलाते रहेंगे कि ये जो ढकोसले राहुल गांधी जी संविधान बेशक वो हमारे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अजय जी आता हूं, जरा विनोद जी की एक लाइन ले लेता हूं, उसके बाद आजीवन बोलेंगे कि राहुल गांधी कांग्रेस संविधान के हत्यारे हैं,
गला घोटने वाले ठीक है। हैं और ये मरते दम तक बोलेंगे। ठीक है, बोलिए बोलिए, बोलने की स्वतंत्रता है, बस खाली ये देखिए कि कहीं आप भी अजय जी की तरह ये तो नहीं कहेंगे कि बोलना हमारी रणनीति है, फिर माफी मांग लेना हमारी रणनीति है, ये नहीं, सर, मतलब हम तो कतई नहीं करते। ठीक है। देश के लिए मर विनोद जी, मिटने वाले लोग में से हम जो लोग हैं। जिस मुद्दे की, जिससे हमने डिस्कशन की शुरुआत की, ये मुद्दा जिस तरह से था और इसमें जिस तरह से ये लंबी लड़ाई लड़ी गई, आप देखिए 2018 के इलेक्शन कैंपेन में था ये मामला, 8 साल हो गए लगभग, 8 साल बाद ये करना पड़ा। क्या इससे हमारे नेताओं के व्यवहार में कुछ सुधार आएगा कि भाई बोलने से पहले थोड़ा देख लें कितने तथ्यों पर बोल रहे हैं? लाल जी, समझने की जरूरत ये है कि राहुल गांधी आखिर बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं गांधी हूं, गांधी माफी नहीं मांगता। तो गांधी कह के ही इंदिरा जी भी यही कहती कि मैं इंदिरा गांधी हूं और इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा सकती है। आज एनसीईआरटी के बुक में भी 9वीं क्लास से बच्चे को इस इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया जाना शुरू हुआ है। ये समझने की बात है आखिर क्यों हुआ है। ये देश को जानने की जरूरत है कि जो संविधान और लोकतंत्र की बात कहते हैं, वो दौर भी एक बार आया था। वो दौर भी एक बार आया था कि इसी तरह के मैं गांधी हूं वाले लोग जो थे, वो पूरी तरह देश के पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले लिए थे। उस देश के सिस्टम को मतलब सिर्फ परिवार बना लिए थे। तो ये जानने की जरूरत है। हम लोग जो आज डिस्कशन कर रहे हैं और अजय जी जितना तर्क दे रहे थे जी कि वो रणनीति थी, तो भाई साहब ये रणनीति इस देश को जरूरत है समझने की कि सियासत में ये कौन सी रणनीति है कि आप हर बार किसी पे आप कहेंगे कि आरएसएस ने गांधी की हत्या करवाई और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेंगे। आपके कपिल सिब्बल वकील बोलेंगे कि हमने ऐसी बात नहीं की थी, आरएसएस ने कभी इस तरह की कोई गांधी की हत्या में शामिल नहीं थे। आप कहेंगे एक तरह से कि सारे मोदी चोर है और दूसरी तरह से आप पे जब कार्रवाई होगी, आपकी सदस्यता जाएगी, तब आप कहेंगे कि खेद है। आप जिस तरह की बातें करते हैं अजय जी, आपने जो बातें एक शिवराज सिंह चौहान के बारे में कही, उनके परिवार के बारे में कही, तो आपको स्टिक होना चाहिए एज ए लीडर। आप देश के लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, तो आप रहते हैं स्टिक। केजरीवाल की तरह राजनीति में कि आप लोगों ने एक सियासत बना ली है कि जब मर्जी हो, जब चुनावी सभा हो, पब्लिक हो, माइक हो, टीवी हो, आप किसी पे आरोप लगा दो और निकल लो। ठीक, अजय जी का जवाब। ये चीजें जरूरी समझने की जरूरत है कि आज के देश के युवा पढ़े लिखे लोग हैं, इंफॉर्मेशन के उनके पास में ढेरों साधन है। जी जी जी, तो कम से कम बोलने में संयम रखना चाहिए, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन सबके हाथ में है, बिल्कुल हाथ में स्क्रॉल करके लोग देखते रहते हैं। अजय जी बताइए। बिल्कुल लालचंद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ छुप नहीं सकता। स्क्रॉल करके संसार में हर चीज देखी जा सकती है। देखिए, विनोद मिश्र जी बहुत काबिल योग्य आदमी है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा डायरेक्टर जनरल बने डीडी न्यूज को, अपनी बात रखें। लेकिन शुभकामना दे रहे हैं। मैं इनको बेचैन ना हुआ करें, मेरी सुन लिया करें। ये कुछ भी कहते हैं मैं सुन लेता हूँ। बीजेपी के लोग कुछ भी एजेंडा चला दें, हम सुन लेते हैं। ये कभी हमने इनसे ये नहीं पूछा कि भाई एक टिबोरियस था 14वीं सदी में, साला खूनी नरपिशाच था, कामंद था, सेक्स का हत्यारा था, वो रहता था रोम में। और एक जेफरी एप्स्टीन था, वो अमेरिका में हत्यारा था, सेक्स का हत्यारा था। जब उसमें देश के प्रधानमंत्री का नाम यहाँ आया, जब देश के प्रधानमंत्री का अपने मैं वापस घर आ गया, पुरी का नाम आया और दूर चले गए 7 समंदर पार। स्पष्टीकरण हमारे यहाँ तो माफी तो मांग लेते, ना तो यहाँ स्पष्टीकरण देते, ना माफी मांगते, और ट्रंप से डरकर चरणों में और दंडवत कर देते। हो गया पूरा। ईरान, एक काम करें, ईरान अमेरिका वाले मामले पर कर लें चर्चा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवा लें इसी डिस्कशन में। बताइए, युद्ध जो है, युद्ध वो कहा ट्रंप ने 100 बार कि मैंने रुकवाया, उसको एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा। और 5 मिनट की वो, देखिए हम बड़ा सम्मान करते हैं देश के प्रधानमंत्री को और बड़ा आदर्श मानते हैं, लेकिन बहुत ही शर्मनाक एक 5 मिनट का वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। 5 मिनट तक उस हराम, क्या कहूं, आगे डैश डैश कर दूंगा, ट्रंप ने 5 मिनट तक हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो छवि और भारत की छवि खराब करी थी। 145 करोड़ भारतवर्षीय नेता की छवि को देखिए। किसका नाम ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं? जो फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, जिनको अभी जॉर्जिया मेलोनी ने वीडियो बनाकर किस तरह लताड़ा, उनका नाम ले रहे हैं। उन पर क्या चर्चा करनी है जी? नहीं, जब आप टॉफी खाने जाएंगे और गाल से गाल मिला के टॉफी देके
टॉफी डे मनाएंगे, मेलोडी डे मनाएंगे। अच्छा, मेलोडी वो के वायरल साथ वीडियो वायरल वीडियो का भी असर है। ऋषभ जी, ट्रम्प ने मैं फाइनल, ठीक है, ट्रम्प जो है ठीक, वो आज विश्व गुरु है और आप हमारे विश्व ठीक गुरु, है, उसके आपने दंडवत तमाम करते विषयों हैं, पर बोला, ये जग जाहिर ये बात है। और आपने तमाम विषयों पर बहुत विस्तार से बोला अजय जी, तमाम विषयों पर, बड़े बड़े विषयों पर। लेकिन ऋषभ जी, मैं संसदीय भाषा और संसदीय शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करता, लेकिन ये गॉडसे की विचारधारा वाले लोग, ये आसाराम बापू के शिष्यों की पार्टी के लोग, एक गांधी हत्या को कितना दिन बेचेंगे भाई आप लोग इस सियासत में? बेच ही रहे हैं, गॉडसे का संविधान बहुत हो गया सर, बहुत बेच लिए, 50 साल तक बेच के आप लोगों ने इसको सियासत कर दी। गॉडसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता निंदा कर चुके हैं सार्वजनिक मंचों से। कितना बेचेंगे इस गॉडसे को लेकर? करार दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, लेकिन फिर भी बार बार गॉडसे से। ठीक है ऋषभ तिवारी जी, कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय ठीक है इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री पद पे बैठकर। ठीक है ऋषभ तिवारी जी, नहीं होता ऋषभ तिवारी जी, नहीं होता ऋषभ तिवारी जी, नेता प्रतिपक्ष के और भी बहुत सारे बयान हैं, नेता प्रतिपक्ष के और भी बहुत सारे बयान हैं इस तरह के। ऋषभ तिवारी जी बताइए, ऋषभ तिवारी जी, नेता प्रतिपक्ष के और भी बहुत सारे बयान हैं, क्या अदालतों में ले जा करके इसी तरह बार बार खेद प्रकट करने के लिए मजबूर करेंगे? ऋषभ जी, जाना चाहिए इन्हें, रोज अदालत जाए। मैं भी है, सुनो, हाकिम भी इनका अपील भी है, वकील गांधी से नाम ऋषभ तिवारी हो गया क्या? हाकिम भी इनके हैं, सारे इंस्टीट्यूशन भी इनके हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा इनका है, और तो कहीं भी चले जाए। जवाब ऋषभ जी, जवाब कब तक? सर पता है कांग्रेस क्यों डूब रही है? क्यों? इसी ऐसे लोगों के कारण डूब रही है, जिसको आता ना पता, टॉपिक का आता ना पता, कुछ भी पके जा रहे हैं चैनल पे बैठ के। गाल क्यों मिलाया, ट्रंप ने बोला, अरे वही ट्रंप ने जब बोला जब तक मोदी है तो मुमकिन है, तो नहीं वो सूट नहीं करता, और जो मेरे को सूट करता वही मैं बोलता। एक ही कैसेट हर चैनल पे जाके, एक ही कैसेट को आता था ना, कैसेट जिसमें वो पेन घुसाकर हम कभी रील को घुमाते थे, वही इन लोगों का हाल है। वही घुमा के गाल सटाने की बात कर रहे हैं। इटली में कौन क्या व्यवसाय में था, बोलो क्या बोलो? अभी तो मुंह बंद हो जाएगा। अभी किस व्यवसाय से निकलकर आपके परिवार में कौन आया है? बोलो, अभी मुंह बंद हो जाएगा। चाय बेचने वाले की बात करते हैं, वहां के रेस्टोरेंट और बार में कौन क्या बेचता था, बोलो क्या? नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग चैनल है। दूसरी बात छोड़िए वो सब, ये माफी मांगेंगे सर, ये चरम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग चैनल है। और ये वक्त आएगा कि जनता के आगे माफी मांगेंगे कि हमने आपातकाल क्यों लगाया, हमने जनता को राक्षस क्यों कहा, हमने चौकीदार चोर क्यों कहा, हमने रफेल पे गलत क्यों बोला, और जनता के आगे नाक रगड़ेगी कांग्रेस। लेकिन चलिए वो तो अजय जी ने स्वीकार कर लिया, ये उनकी रणनीति है, कब आरोप लगाएंगे, कब खेद प्रकट कर लेंगे, ये उस बात से अलग है कि गांधी मेरा करने में मैं माफी नहीं मांगता, उससे बिल्कुल अलग रुख है अजय जी का जो आज अजय जी ने रखा है। शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में, शुक्रिया। अरे पढ़ लिख के कुछ नया बोलो भाई। शुक्रिया फिलहाल ऋषभ जी, अजय जी, शुक्रिया। समय की कमी है सर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कभी करेंगे बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कर्नाटक में जमीन पर कब्जा, जमीन का घोटाला, जिस समय सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय लगातार आपने मैसूरू का वो मामला देखा ही था, और इसके बाद अब तो आरोप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार पर भी लग रहा है। इस पर करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले ही बताया था, अब बात करेंगे कर्नाटक में जमीन लूट वाले मामले की। उस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है। पिछले दिनों बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के और उनके बेटे पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी और उनके बेटे प्रियांक खड़गे पर, जो वहां पर कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उनके ऊपर कर्नाटक में भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर लैंड लूट का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को
रियल एस्टेट कंपनी बता दिया। आरोप पर जवाब देते हुए प्रियांक खरगे ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को खुश करने का प्रयास करने के लिए यह आरोप लगा रही है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार से जुड़े सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु, गुलबर्गा और बनशंकरी में स्थित कई एकड़ सरकारी और औद्योगिक भूमि एरोस्पेस, डिफेंस और पाली रिसर्च जैसे उद्देश्यों के नाम पर ट्रस्ट को आवंटित कर दी गई, जबकि खड़गे परिवार के ट्रस्ट का इन क्षेत्रों में कोई प्रोफेशनल अनुभव और वास्तविक कार्य रहा ही नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पुत्र प्रियांक खरगे और कर्नाटक सरकार में मंत्री जो हैं प्रियांक खरगे, दामाद और पत्नी, ये सभी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट कथित तौर पर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर गरीबों, किसानों और जनता की जमीन अपने पक्ष में कराने का माध्यम बना हुआ है। बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया, जिस ट्रस्ट का एरोस्पेस और डिफेंस रिसर्च के क्षेत्र में कोई पूर्व अनुभव या कार्य था ही नहीं, उसे इतनी मूल्यवान औद्योगिक भूमि कैसे आवंटित कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योग और एरोस्पेस क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को मिलने वाली जमीन एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। बीजेपी ने पूछा कि क्या इस आवंटन में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खरगे के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया और क्या 100 करोड़ रुपए मूल्य की औद्योगिक भूमि का निजी हित में उपयोग किया गया क्या। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे इसकी सफाई में सीधे आरएसएस से रजिस्ट्रेशन का पेपर मांग रहे हैं। उनका कहना है हमारे पास इसके पर्याप्त दस्तावेज हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके ट्रस्ट को किस क्षमता से एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में इतनी महंगी जमीन मिली। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि एक अन्य मामले में कलबुर्गी में 7.18 एकड़ जमीन से संबंधित एक फर्जी विक्रेता 2011 में बनाया गया था। उन्होंने बेंगलुरु में 8,125 वर्ग मीटर के एक भूखंड से संबंधित एक अन्य मामले का भी हवाला दिया। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सच भी कहीं दब जाता है, लेकिन मैसूरू प्राधिकरण उस मामले में जिसका उल्लेख किया था, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के परिवार को बेशकीमती प्लॉट आवंटित होना और बाद में उसे वापस भी कर देना, यह दर्शाता है कि इस मामले में सच्चाई कभी ना कभी तो सामने जरूर आएगी। तो भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खरगे पर कर्नाटक में लैंड लूट का आरोप लगाया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे एंड हिज सन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटका में लैंड लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके, क्या प्रियांक खरगे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके जो इंडस्ट्रियल 5 एकड़ की भूमि कर्नाटका में थी जिसका मार्केट रेट 100 करोड़ था, उसको क्या प्राइवेट लैंड ग्रैब किया। तो सीधा आरोप जब बीजेपी ने लगाया तो जवाब देने के लिए खुद कांग्रेस के नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे आए और उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। White paper on the rupee versus dollar. What is the valuation? How many SMEs have shut? How many MSMEs have shut? Why are entrepreneurs leaving India and going and settling abroad for the want of capital and policy? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस बताए थे ना, अच्छे दिन, विकसित भारत, अमृतकाल, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका वाइट पेपर निकालो पहले। हमारा तो ट्रांसपेरेंट ही है। तो आप देख रहे हैं कर्नाटक में एक बार फिर से जमीन का विवाद, जमीन पर कब्जे का विवाद और उस पर राजनीति, उस पर टीका टिप्पणी बिल्कुल चर्चा में है। और कर्नाटक में जिस तरह से ये मामला है, पहले भी जो मैसूरू जमीन घोटाला, जमीन आवंटन, प्लॉट आवंटन घोटाला, उस समय वहाँ पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सिद्धारमैया, अभी कुछ ही दिन पहले हटे, उनके परिवार पर आरोप था कि मैसूरू विकास प्राधिकरण ने उनको बहुत सारे प्लॉट आवंटित कर दिए थे। ज्योति जुड़ गई हैं देखिए,
और अभी जो वर्तमान में जो विवाद है वो भी सामने आ गया है। ज्योति जुड़ गई है हमारी संवाददाता और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं सीधे इस समय ज्योति के पास। सबसे पहले ज्योति बताइए, ये नया जो अभी प्रदीप भंडारी बल्कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, लैंड ग्रैब, लैंड लूट, अगर इसको थोड़ा जिसे कहते हैं ना अनुप्रास अलंकार में बोले तो लैंड लूट, हाँ, ये भाजपा बड़े बड़े आरोप लगा रही है। आरोपों का आधार क्या है ज्योति? क्योंकि जो सिद्धारमैया वाला मामला था वो मैसूरू विकास प्राधिकरण वाला, उस पर तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। ये जो नया आरोप है इसके पीछे आधार क्या है? लाल जी, इसके पीछे जैसे प्रदीप भंडारी जी ने एक सीरीज ऑफ एलिगेशन किए हैं सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के खिलाफ, तो उन्होंने वहां पे डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं और 2018 में सीएजी रिपोर्ट में भी ये है कि उनको उनका जो ट्रस्ट को जो भूमि दिया था उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन किया था। सो अगर सिलसिला अगर हम देखें जो मेन जो एक्यूजेशन है, एलिगेशन है, पहला ये है कि KIADB बोर्ड ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 2024 में 5 एकड़, मतलब वो जो मार्केट वैल्यू है वो है 100 करोड़ का 5 एकड़ भूमि उन्होंने दिए थे। यहाँ पे ये एक विचार हमें गौर से देखना चाहिए, वो ये है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ना ही कोई डिफेंस से उनसे लेना देना नहीं है, एरोस्पेस कोई लेना देना नहीं है। उनका जो ट्रस्ट है वो एजुकेशन ट्रस्ट है, स्किल डेवलपमेंट ट्रस्ट है। सो वैसे ट्रस्ट को कोई पूर्वानुमान मतलब कोई लिंक ही नहीं है एरोस्पेस से। सो उस ट्रस्ट को कैसे KIADB में वो भी लैंड दिया गया, वो जो भूमि है ना, उन्होंने फरवरी 2024 में उन्होंने वहां पे प्रपोजल दिए थे और KIADB ने यहाँ पे देखिए विद इन 1 मंथ, एक ही महीने के अंदर अंदर उन्हें वो भूमि दिया है 5 एकड़। वो सिविक अमेंटिस के अंडर जो SC कोटा आता है उसके अंदर उनको इस ट्रस्ट को दिया था। और उसके साथ साथ 2016 में कलबुर्गी में 19 एकड़ ऑफ जो भूमि दिए थे उसको 30 साल तक लीज में दिए थे सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को। उसके बाद उसे परमानेंटली किया गया, मतलब देखिए 30 साल तक लीज में दिए, उसके बाद परमानेंट किया गया। और इसके साथ साथ 8125 स्क्वायर मीटर्स एक फ्लैट है, वो भी सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के नाम पे है। जो सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है, हालांकि प्रियंक खड़गे नहीं मानते हैं कि ये जो सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है ये फैमिली के अंडर नहीं आता है, पब्लिक ट्रस्ट है। लेकिन कहीं पे भी जो NGO को जो ट्रस्ट में एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। और ये जो NGO है, ये जो सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है, कब ये रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसका क्या है आंकड़ा है, रिपोर्ट क्या है, कहीं पे भी ये सब कुछ डार्क है ना, सब कुछ विवादों में। ठीक है, मैं लौटता हूँ विनोद जी। पहले मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सिद्धारमैया जी, और अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके सुपुत्र वहां पर गृह मंत्री हैं, उन सभी का फैमिली ट्रस्ट, उस पर इतना बड़ा आरोप बीजेपी का। बीजेपी ने बिल्कुल जिस तरह से आरोप लगाया है, जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में जवाब देना मुश्किल होगा। कर्नाटक ही क्यों, राष्ट्रीय अध्यक्ष फंसे हुए तो दिल्ली तक जवाब देना मुश्किल होगा। लाल जी, अभी ज्योति जो आपको बता रही थी कि जो कर्नाटक खास करके बेंगलुरु में जो चीजें चर्चा में है और जिस पे बातें हो रही है, उसकी बात तो आपको बखूबी से ज्योति ने रखा है उस चीजों को। जी। मेरा सिर्फ यही इसमें कहना है कि आप ये देखिए 2.5 साल पौने 3 साल हो गए सिद्धारमैया को। मुझे नहीं लगता कि 3 साल में उनको कभी भी मैसूरू डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो पीछा छोड़ा था। हर दिन लोक अदालत से लेके सॉरी ED से लेके CBI तक सब जांच चली। सॉरी। और लास्ट में आपने देखा कि उनकी पत्नी के नाम से जो भूमि जो प्लॉट अलॉट हुआ था उनको वापस कर देना पड़ा जी। और उन्होंने वापस किया और किसी तरह से अपना पीछा छुड़ा लिया। तो एज ए CM कम से कम वो अपने उससे पीछा छुड़ा के अपने को बचा लिए। अब खड़गे के जो सुपुत्र हैं वो वहां गृह मंत्री है, वो इनका एक प्रमोशन हो गया जी। और वो जो बार बार RSS पे कॉपी मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, ये मांगते हैं, तो मुझे लगता है इसके पीछे का खेल ये है कि अब उनसे जब मांगा जा रहा है कि ये सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट का तुम्हारा है कहां भाई, ठीक है, कौन लोग हैं, क्या दस्तावेज है, कितनी जमीनें तुमको एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मिला है, तो इसके बदले अब वो घुमा के सीधे RSS पे आते हैं कि सो दैट इस मामले को कंफ्यूज किया जाए। जी बिल्कुल। ज्योति, ये मामला जुड़ता है जाकर के, जिस तरह से प्रियंक खड़गे RSS से सवाल पूछ रहे थे, अब बीजेपी ने जितना बड़ा बड़ा सवाल ये पूछ दिया है, और उसमें भी सिर्फ सवाल बड़ा नहीं है, सवाल बड़ा होने के साथ साथ परिवार बड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक खड़गे, वहां के गृह मंत्री,
ये बड़ा परिवार जिस तरह से बीजेपी ने घेर लिया है, ये तो यही लगता है कि बिल्कुल बीजेपी ने बिल्कुल एकदम करारा जवाब देने की ठान ली है क्या कर्नाटक में? यस, ऑब्वियसली जैसे मिश्रा सर ने कहा, और मुड़ा केस में देखिए वहां पे उन्होंने जो 14 साइट वापस कर दिया, वैसे ही केआईडीबीजी ने उन्हें जो 5 एकड़ जो भूमि दिए थे, उन्होंने भी खरगे फैमिली भी उसको रिटर्न कर दिया है। तो वो लोग ये नहीं मानते हैं कि रिटर्न कर दिए हैं तो आरोप की दबाव के ऊपर, तो वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो बेसलेस एलिगेशन कर दिया है, तो हम एक जेन्युइन रीजन से वो लौटा दिया है। तो जैसे अभी देखिए, जैसे आपने कहा, ये कहते हैं कि फैमिली का ट्रस्ट नहीं है, यहाँ की जो उसका जो चेयरमैन है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे की बेटे राहुल खड़गे है, और उनका जो ट्रस्ट का ट्रस्टी है वो है खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, और उनका पत्नी है और प्रियांक खड़गे है। और क्या सबूत चाहिए आपको? और उनका जमाई भी है राधा कृष्णा। तो क्या सबूत चाहिए? आप कहते हैं कि ये कोई एनजीओ नहीं है, फैमिली ट्रस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखाई देता है। तो बार बार आप आरएसएस के खिलाफ उंगली उठाते हैं। आरएसएस क्यों रजिस्टर नहीं हुआ? जब से गृह मंत्री के पद तान लिया है, उससे लेकर आज तक प्रियांक खड़गे की यही सवाल है कि कब आप रजिस्टर करोगे। लेकिन आपका उनका ही जो फिलहाल ट्रस्ट देखिए। आज समय की कमी है ज्योति, शुक्रिया, लेकिन आपने बिल्कुल विस्तार से बता दिया कि कहां तो आरएसएस को जमीन पर सवाल पूछ रहे थे, कहां कितने बड़े बड़े सवाल उनके ऊपर खुद आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि जो पासपोर्ट को लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो बात कही है और उस पर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है, तो उसकी हकीकत क्या है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब वही वाली महत्वपूर्ण खबर, वही वाली महत्वपूर्ण बात जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर साफ किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं। लेकिन फिर भी इसे नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं माना जा सकता। पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला एक दस्तावेज है, यह नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। अच्छा, यह बात सिर्फ भारतीय विदेश मंत्रालय की नहीं है, कोर्ट ने भी आधार कार्ड और वोटर आईडी को भी नागरिकता का ठोस दस्तावेज मानने से इनकार किया था। और इससे पहले 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया था। फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण था। स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी व्यक्ति के पास भारतीय पासपोर्ट होना उसकी भारतीय नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय के जो ताजा बयान है उस पर सोशल मीडिया में बड़ी जबरदस्त बहस चल रही है। अब हम आपको हकीकत बताते हैं। हकीकत यह है कि भारत में अब चिप सक्षम ई पासपोर्ट जारी किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। और पासपोर्ट को लेकर कुछ नियम बताते हैं। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967, ये इसके द्वारा पासपोर्ट का संचालन होता है। इस अधिनियम की धारा 4, ध्यान से सुनिएगा, वो कहती है कि पासपोर्ट भारत से प्रस्थान को नियंत्रित करने के लिए है। सरकार इसे तभी जारी करती है जब आप पहले से जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या आधार या फिर कोई अन्य सबूत देते हैं और अपनी नागरिकता पहले साबित करते हैं, तब आपको पासपोर्ट जारी होता है। पासपोर्ट खुद कोई नागरिकता नहीं देता, ये एक सहायक दस्तावेज है, यानी ये आपके द्वारा दिए गए पहले के प्रमाण पर निर्भर करता है। अगर आपकी नागरिकता रद्द हो जाए तो धारा 10, वही जो अधिनियम 1967 का है, उसी की धारा 10 के तहत पासपोर्ट जब्त भी आपका किया जा सकता है।
तो ये पूरी चर्चा तो इस मामले को लेकर है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनसे समझेंगे। और अब एक एक्सपर्ट की पहले बातें सुनवाते हैं, फिर दूसरे एक्सपर्ट से जुड़ेंगे भी। पूर्व राजनयिक महेश सचदेवा का कहना है कि पासपोर्ट भारतीय पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंतर्गत आता है और क्या प्रावधान है उन्होंने बताया, सुनिए। I think it's a very important legal matter and needs to be put in its proper perspective. The passport issued in India is governed by Indian Passport Act 1967, which says that this is a proof of identity and for travel. What it does not say is it's a proof of citizenship, because passport is a subsidiary document. It is issued on the basis of proof of citizenship provided by birth certificate or Aadhaar card or ये आप बातें सुन रहे थे महेश सचदेवा जी, जो कि उन्होंने बात रखी कि पासपोर्ट आखिर है क्या। उन्होंने कहा कि ये कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये यात्रा का दस्तावेज है। 1967 का अधिनियम यही कहता है। और जैसा हमने बताया, एक और बेहद जाने माने और एक्सपर्ट इस मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएन त्रिपाठी सर, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं IIPA और फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, जो कि भारत सरकार में पहले पूर्व सचिव के तौर पर रहे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर जरा हमारे आम दर्शकों को समझाइए कि ये जो विदेश मंत्रालय ने जो पासपोर्ट को लेकर नई बात कही है, उसको लेकर बड़ी चर्चा है, लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है। तो पासपोर्ट को लेकर के चाहे 1967 का अधिनियम हो, चाहे कोर्ट के फैसले हों, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट 2013 का फैसला भी शामिल है, और जो अभी भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है, इन सारे चीजों को लेकर जरा हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए। देखिए, दो चीजें समझनी चाहिए कि नागरिकता क्या है और पहचान क्या है। जी, नागरिकता के लिए भारत का नागरिक होना, उसके लिए कई शर्तें हैं, जिसके लिए एक कानून है जो कि 1955 में नागरिकता अधिनियम बना था। उसके तहत 3 प्रोविजन है कि या तो आप जन्म से भारतीय हो सकते हैं, या आनुवंशिक तरीके से हो सकते हैं, या नेचुरलाइजेशन तरीके से हो सकते हैं। आप जानते हैं जब देश आजाद हुआ तो हमको नागरिक बहुत सारा बंटवारा हुआ, बहुत सारे लोग इधर उधर आए, तो हमको इस चीज को रेगुलेट करने की जरूरत थी। लेकिन 87 तक आते आते 1987 तक आते आते देखा गया कि बहुत सारे लोग इलीगल हिंदुस्तान में आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए जो जन्मगत नागरिकता थी उसमें सुधार किया गया कि पहले एक पेरेंट आपके कम से कम भारतीय होने चाहिए। ओके। और बाद में उसको चल के धीरे धीरे करके दोनों पेरेंट भारतीय हों, तभी उनका लड़का जो है या लड़की भारतीय कहलाएगा। तो नागरिकता की पहचान बाय बर्थ है, बर्थ का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ जो सर्टिफिकेट रूल है उसके तहत मिलेगा, म्यूनिसिपैलिटी में हो या अर्बन में हो या रूरल में हो, उसका एक प्रोविजन है। बाय बर्थ सिटीजनशिप नॉर्मली सभी देशों में, हिंदुस्तान में भी है। कुछ और प्रोविजंस भी हैं जिसमें जैसे कहा गया कि आप यहाँ रह रहे हैं 12 साल 15 साल से रह रहे हैं, तो उनको नेचुरलाइज सिटीजन मान के भी भारत सरकार उन्हें नागरिकता दे सकती है। उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। इसी तरह से लोग बाहर के आए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सिस्टम है कि आप द्वैत नागरिकता नहीं है, हमारी एक ही नागरिकता है। जब आप डबल सिटीजनशिप नहीं है, सही बात। तो हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और आपसे क्लियर करता हूँ सर। जैसे अब वो अधिनियम जो कहती है, अब मान लीजिए कोई पासपोर्ट बनवाने के लिए गया, उनको अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र तो उसी समय देना पड़ता है। लेकिन अगर किसी तरह की गड़बड़ी करके कोई फर्जी प्रमाण पत्र लगा के कोई पासपोर्ट बना भी लेता है, तो उस स्थिति में ये बात बिल्कुल साफ है कि ये पासपोर्ट आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता। अगर वहां पर आपने पहले अगर सही नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है, तो वही आपका सही नागरिकता का प्रमाण पत्र है। ये इसके कहने का मतलब है। असल में मूल प्रश्न, अगर आप नागरिक हैं तो अगर आप पासपोर्ट गलत तरीके से बना भी लिया है, उसमें जांच पड़ताल होती है, तो अपनी सही नागरिकता का प्रमाण पत्र दें और वो एक एडिशनल प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, आप क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, इसलिए ये जो चिप वाला ई पासपोर्ट है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें कि ये किस तरह से बदलाव लाएगा। आज भारत के पास आधार डेटाबेस है सिटीजन्स का। अगर उसको चिप में करके हम पासपोर्ट के साथ लगाएंगे, तो जो लोग नकली पासपोर्ट बनाए हैं इधर उधर से या गलत तरीके से बनाए हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। बिकॉज सिटीजन का डेटाबेस
नागरिक रेजिडेंट का डेटाबेस है हमारे पास आधार में, सिटीजन रजिस्टर हमारे यहाँ नहीं है। तो इन दोनों को मिला के जो नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाने की बात चल रही थी, उस दिशा में एक प्रयास हो सकता है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको एक नया प्रोविजन बनाया, नया नहीं है, बहुत पहले से प्रोविजन है कि पासपोर्ट केवल यात्रा दस्तावेज या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इधर उधर पार करने के लिए पहचान का सबूत माना जाएगा और नागरिकता का पक्का सबूत कभी नहीं होगा। ये बहुत पहले से लिखा हुआ है। अगर इसमें कोई लोग जो बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानबूझ के अनजान बने हुए हैं। सर, इस मामले में कोर्ट का जो आदेश रहा, जैसे 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट का मैंने जिक्र किया था, उन्होंने भी बिल्कुल ये साफ कर दिया था। नहीं, उसके पहले ही प्रोविजन था ये। अच्छा, पहले भी प्रोविजन था, उसी की व्याख्या हाई कोर्ट ने की थी, है ना? पास जैसे आधार है, आधार एक्ट जब बना था, आधार एक्ट हमारे सबके सामने बना हुआ। आधार एक्ट में कहा गया है कि दिस इज नॉट ए सिटीजनशिप प्रूफ बट यस दिस इज आइडेंटिटी प्रूफ। सेम थिंग इज ट्रू फॉर राशन कार्ड। वही चीज जरूरत है पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट एक वैधानिक डॉक्यूमेंट है, आधार एक वैधानिक डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड उतना वैधानिक नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, किसको राशन मिले किसको नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने स्थिति को साफ की। मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलती रहती हैं, हमारे दर्शकों को इस चर्चा से जरूर मदद मिलेगी और हकीकत तक वो पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए आपका। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।